उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे परसौली में हर कोई एक पुरानी हवेली का नाम जानता था। वर्मा हवेली। लोग कहते थे कि हवेली सैकड़ों साल पुरानी है। पहाड़ी हवा में झूलती बेलें, टूटे हुए बरामदे, खिड़कियों में लटकती जंग लगी सलाखें और अंदर भरा ऐसा सन्नाटा जो कानों में घुलकर चीख बन जाए। लेकिन उस हवेली के बारे में सबसे खौफनाक बात थी उसका आखिरी दीपक। कहा जाता था कि हवेली में एक कमरा है जिसमें एक पीतल का पुराना दीपक रखा है। वो दीपक दिन रात बुझता नहीं और जला हुआ दीपक वहां कोई नहीं देख पाया। लेकिन बुझा हुआ दीपक बहुत लोगों ने देखा है और जिसने भी उसे बुझा पाया वो जिंदा नहीं लौट सका। ये कहानी है आरव की, जिसने अपनी बहन को बचाने के लिए उस हवेली के अंदर कदम रख दिया। एक, बहन का लापता होना। आरव और उसकी छोटी बहन सिया शहर से पहाड़ों पर घूमने आए थे। दोनों मजाकिया, हंसमुख और बेहद अच्छे दोस्त। परसौली में उनका ननिहाल था और बचपन से वो दोनों गर्मियों की छुट्टियां यहीं बिताते थे। पर इस बार सब कुछ अलग था। आने के 2 दिन बाद ही सिया अचानक गायब हो गई। नानी का कहना था कि सिया सुबह पहाड़ी रास्ते पर घूमने निकली थी। वह खिड़की के पास बैठकर पहाड़ों की हवा महसूस करना चाहती थी। उसका स्वभाव तेज था। कभी भी बाहर चली जाती थी, जंगलों में घूमती थी, तितलियां पकड़ती थी। पर उस दिन वह वापस नहीं आई। शाम तक पूरा परिवार परेशान हो गया। लोगों ने खोजबीन की, जंगलों में ढूंढा, गांव वालों ने टॉर्च लेकर हर जगह देखा, पर कहीं कोई निशान नहीं। रात तक पुलिस भी जुट गई, पर कुछ हाथ नहीं लगा। आरव बुरी तरह टूट चुका था। लेकिन असली डर तब लगा जब दूसरे ही दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा, जहां सिया दिखी थी वो रास्ता वर्मा हवेली की तरफ जाता है। हवेली का नाम सुनते ही नानी कांप गईं। गांव के लोग एकदम चुप, जैसे किसी ने मौत की बात छेड़ दी हो। 2, हवेली के बारे में पहला सच। शाम को गांव के पुराने पंडित जी आरव से मिलने आए। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी बहन को कोई इंसान नहीं ले गया। वो हवेली के भीतर गई है और उसे वापस लाना आसान नहीं। आरव गुस्से से बोला, क्यों? क्या है उस हवेली में? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वर्मा हवेली में पहले एक धनी जमींदार रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, प्रतिमा। प्रतिमा को बचपन से एक अजीब बीमारी थी। वो रोज रात में चीखती थी, किसी अदृश्य चीज से बात करती थी और कहती थी कि हवेली में कोई उसे बुलाता है। जमींदार ने सारे तांत्रिक बुलाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर एक रात प्रतिमा ने हवेली के अंदर वाले कमरे में खुद को बंद कर लिया। सुबह जब दरवाजा खोला गया, कमरा खाली था। बस एक पुराना पीतल का दीपक जल रहा था और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे बुलाया गया है, मैं लौटूंगी, आखिरी दीपक के साथ। आरव की रूह कांप गई। पंडित जी ने आगे कहा, तुम्हारी बहन को शायद वहीं बुला रहा है। उसे लाने के लिए हवेली में जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, दीपक बुझता है, दीपक जलता नहीं। 3, हवेली का पहला कदम। रात के 9 बजे पूरा गांव हवेली से दूर अपने घरों में बंद था। तूफानी हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी का गला दबा रही हो। आरव टॉर्च, लाल धागा, कपूर और अपनी बहन की एक तस्वीर लेकर निकल पड़ा। हवेली पहाड़ी किनारे पर थी। दूर से देखने पर ही ऐसा लगता था जैसे कोई साया उसकी खिड़कियों से झांक रहा हो। बरामदे की लकड़ियां तूफान में चरमरा रही थीं। जैसे ही आरव ने हवेली के अंदर कदम रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी कम पड़ने लगी। सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसें भी डरावनी लगे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, काले सफेद चेहरे जो देखते ही लगता था कि अब भी हिल जाएंगे। हवेली की पहली मंजिल पर सब कुछ बिखरा था। टूटी कुर्सियां, जाले, सूखी पत्तियां और धूल में कई नुकीले निशान, जैसे कोई अपने नाखून घसीटता हुआ गया हो। आरव ने धीरे से कहा, सिया। उसकी आवाज हवा में घुलकर गायब हो जाती है। कोई उत्तर नहीं। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल पर किसी के तेज कदमों की आवाज आती है। धप, धप, धप। आरव का दिल धड़कने लगता है। वो बहन का नाम पुकारते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। 4, हवेली का दूसरा सच। ऊपर पहुंचते ही उसकी टॉर्च झपझपाने लगती है। उसके सामने एक बड़ा कमरा था। दरवाजा आधा खुला। अंदर एक मेज पर धूल से ढका एक फ्रेम पड़ा था। आरव ने उसे उठाया और फूंका।
फ्रेम साफ होते ही उसका दिल रुक सा गया। फ्रेम में प्रतिमा की तस्वीर थी और उसके पीछे धूप में किसी छोटे बच्चे की छाया। लेकिन वह छाया मानव नहीं थी, लंबी, पतली, टेढ़ी, जिसके पैर उल्टी दिशा में थे। फ्रेम गिरते ही अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और पीछे से एक लड़की की धीमी आवाज आई, दीपक, बुझाओ मत। आरव मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं। 5। सिया की झलक कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही हवेली के बीच के आंगन में पहुंचते ही उसने देखा, मुड़ी तुड़ी बेलों के बीच टूटी दीवार के पास सिया खड़ी है, लंबे बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला, आंखें खाली। आरव चिल्लाया, सिया! वह उधर भागा, पर सिया थोड़ी दूर जाकर हवेली के अंदर गहरे कमरे की तरफ भाग गई, जैसे कोई उसे खींच कर ले जा रहा हो, जैसे उसके अपने पैरों पर उसका नियंत्रण ही ना हो। आरव ने उसका पीछा किया। छह। आखिरी दीपक का कमरा लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाजा था। ऊपर ताला टूटा हुआ लटक रहा था। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर अंधेरा इतना घना था कि रोशनी भी उसमें डूब जाती। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की चौकी थी और उस पर रखा था वो दीपक, पीतल से बना, काला पड़ चुका दीपक। लेकिन भीतर जली लौ सुनहरी नहीं थी, नीलापन लिए हुई, ऐसी जैसे किसी की आत्मा जल रही हो। आरव डरते हुए करीब गया। तभी कमरे के कोने से एक लड़की हंसने लगी, धीमी, टूटी, चुभने वाली हंसी। तुम देर से आए। आरव टॉर्च घुमाता है और वहीं बैठी है प्रतिमा, सारा शरीर जला हुआ, बाल चिपके हुए, आंखें धंसी लेकिन चमकती, होठों पर अजीब मुस्कान। आरव पीछे हट जाता है। प्रतिमा धीरे से कहती है, दीपक, बुझाओ, तो सिया तुम्हें मिल जाएगी। आरव ने कह दिया, तुम झूठ बोल रही हो। प्रतिमा जोर से चिल्लाती है, दीपक, बुझाओ। कमरा हिलने लगता है, दीवारों से खून की धारें बहने लगती हैं, फर्श पर पैर के निशान उभरते हैं। टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है और तभी सिया की कमजोर आवाज आती है, भैया, मुझे बचाओ। आरव पागलों की तरह दीपक के पास दौड़ता है। दीपक की लौ बहुत तेज जलने लगती है, जैसे उसे बुझाने पर ही कोई शक्ति मुक्त हो जाएगी। प्रतिमा की परछाई उसके पीछे पीछे बढ़ती जा रही थी। 7। दीपक का रहस्य। अचानक आरव को दादी की बात याद आई। दीपक बुझता है लेकिन जलता नहीं, मतलब यह लौ इंसानी नहीं थी। वह लौ बुझते ही हवेली में फंसी आत्माएं मुक्त हो जाती, लेकिन साथ ही उन्हें अपने साथ ले जाती। आरव समझ गया, दीपक को बुझाना मतलब सिया को खोना। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं इसे नहीं बुझाऊंगा। प्रतिमा आग बबूला हो गई, उसका चेहरा टेढ़ा हो गया, आंखें खून से भर गईं। वह हवा में उठकर आरव पर टूट पड़ी। आरव ने कांपते हाथों से कपूर निकाला, आग लगाई और दीपक के चारों ओर गोला खींच दिया। प्रतिमा चीखी, रोक दो, ये मेरा घर है, मैंने बुलाया था, तुम उसे ले जाने नहीं दोगे। कमरा फटने जैसा लगने लगा, दीवारें टूटने लगीं, फर्श डूबने लगा, काला धुआं सिया को ढकने लगा। आरव ने पूरी ताकत से सिया को खींचकर गोले में खड़ा किया। दीपक की लौ और तेज हुई, प्रतिमा आग में जलने लगी, उसके चीखने की आवाजें पूरी हवेली को हिला रही थीं। और फिर दीपक अचानक खुद ब खुद बुझ गया। कमरा शांत हो गया, अंधेरा ठहर गया, हवेली में गहरी खामोशी छा गई। आरव डर से कांप रहा था। उसने सिया को देखा, वो बेहोश थी पर जिंदा। प्रतिमा गायब हो चुकी थी। 8। अंतिम भाग। जैसे ही आरव सिया को उठाकर बाहर की तरफ चला, हवेली खुद गिरने लगी, दीवारें टूट रही थीं, छत गिर रही थी, जैसे हवेली की आत्मा का अंत हो रहा हो। आरव जान बचाकर बाहर भागता है। पीछे मुड़कर देखने पर वर्मा हवेली धूल में मिल चुकी थी। दीपक का कोई निशान नहीं, प्रतिमा का कोई नामो निशान नहीं। सिया को होश आने में 2 दिन लगे। वह कुछ भी याद नहीं कर पाई कि हवेली में क्या हुआ। पर कभी कभी रात को वो कहती है, भैया, कोई मुझे दीपक के पास बुला रहा था। आरव आज भी सोचता है, दीपक अपने आप क्यों बुझा, आत्माएं क्यों मुक्त हुईं और प्रतिमा कहां गई। लेकिन सबसे डरावना सच यह है, हवेली गिरने के बाद गांव वालों को एक चीज मलबे में मिली, वही पीतल का दीपक। लेकिन उसकी लौ आज भी बुझी नहीं थी।